नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे साथियों, और हम राजस्थान के मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब हमने अरावली को समाप्त कर दिया, उसके पश्चात हमने राजस्थान मरुस्थल की शुरुआत कर दी थी। और राजस्थान मरुस्थल में हमने कल की क्लास में मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में सारी चर्चा कर ली थी। शुरुआत में हमने जाना कि राजस्थान के मरुस्थल की लंबाई कितनी है, ये विस्तार किसका है, राजस्थान के मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सी घासें पाई जाती है, कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है मरुस्थल से, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर ली थी साथियों। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो बहुत जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और उसके बाद में हम आपके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। हम एक बैच अनाउंस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अलग अलग सर, अच्छे अच्छे सरों से, जो बड़े ही जो विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत ही लंबे समय तक संघर्ष करा है, और अच्छे जिन्हों को विषय की नॉलेज है, उन टीचरों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप जो भी राजस्थान ज्योग्राफी क्लास देखते हैं, या हमारी जितनी भी आप क्लासों को देखते हैं, तो आप जितने भी अपने मित्र हैं उनको हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, और उन लोगों को बताइए कि जो ये फ्री में हम लोग आपको ये सारी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी अहमियत आप समझ सको साथियों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राजस्थान भूगोल, और उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो कल की क्लास को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भाई कल हमने क्या क्या पढ़ा था। अब देखो, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई जो थार का मरुस्थल है, वहां पर एक जल महल के नाम से जाना जाता है, जिसे रेगिस्तान का भी जल महल कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। उसे क्या कहते हैं वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, बटाडू का कुआ, जिसे राजस्थान का जल महल कहते हैं, और रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और हम बात कर रहे थे कि भाई थार का गढ़ा किसे कहते हैं, जो कि जैसलमेर के अंदर है। थार का गढ़ा चांदन नलकूप को कहते हैं। ध्यान रखना, चांदन नलकूप मतलब थार का गढ़ा मतलब एक मीठे पानी का एक स्वच्छ जल का स्रोत है, जो कि जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। और हम बात कर रहे थे कि भाई जब बारिश होती है, तो बारिश में वहां पर एक खारी झीलों का निर्माण होता है, अस्थायी खारी झीलों का, जिसे क्या कहते हैं? प्लाया झीलें कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया झीलें कहते हैं। उन सर्वाधिक प्लाया कौन से जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक प्लाया जैसलमेर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और हम बात कर रहे थे कि भाई जो लाठी सीरीज है, वो कहां से कहां तक फैल रखी है? वो जैसलमेर के पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य 60 से लेकर 64 किलोमीटर के मध्य फैली हुई है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। लाठी सीरीज में क्या क्या पाया जाता है कि भाई घास पाई जाती है, खनिज पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? जल का स्रोत पाया जाता है। अगर हम घास की बात करें, तो कौन सी घास पाई जाती है लाठी सीरीज में? सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास को ही हम और क्या नाम से जानते हैं? लिलोड़ नाम से जानते हैं। और यहाँ पर खनिज कौन सा पाया जाता है? खनिज पाया जाता है रॉक फॉस्फेट खनिज खनिज पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। अगर हम बात करें कि वहां पर जल का स्रोत कौन सा है, कि भाई चांदन नलकूप है, जो वहां पर जल का स्रोत है। आपको पता है कि जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। भाई अगर हम बात करें कि भाई जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, जो कि अरावली के समानांतर गुजरती है, मतलब अरावली के ऊपर से गुजरती है, मतलब अरावली के पश्चिम में बहुत कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर के से कम होती है। वही अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, तो वहां पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। ये हमने कल की क्लास में बात करी। और हमने बात करी थी कि भाई मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पति में हमने बात करी कि घास कौन सी पाई जाती है। तो हमने बात करी थी कि सेवन और लिलोड़ घास, जो कि सबसे लंबी है। और हमने बात करी थी कि करड़, मुराद, सुंगनी, ये सिनकारिया, ये जितने भी जो घास की प्रमुख जो नस्लें हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी कि जो मतलब अलग अलग किस्में हैं घास की, इसके बारे में बात करी थी। और हमने बात करी थी कि जो मोचिया घास है, वो कहाँ पाई जाती है? ताल छापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। और जो सबसे नरम घास है, कौन सी? मोचिया घास है। अगर हम बात करें कि भाई जो वनस्पति है, वहां पर वनस्पति कौन सी है? वहां पर कांटेदार वनस्पति है। कैसे कि वहां पर बबूल के पेड़ पाए जाते हैं, खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, रोहिड़ा पाया जाता है, और बिलायती बबूल पाया जाता है। हमने बात करी थी इसके बाद में कि भाई मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है। तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12 मरुस्थलीय जिले हैं। भाई अगर हम बात करें कि भाई सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर मरुस्थलीय जिला कौन सा है,
तो हमने बात करी थी कि वो जैसलमेर है। वही अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला कौन सा है कि वो झुंझुनू है। यहाँ तक हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे भाई मरुस्थल के विभाजन के बारे में। तो मरुस्थल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? मरुस्थल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। एक तो हम बात करें कि भाई पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और एक राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मरुस्थल। अगर हम बात करें कि भाई पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में को दो भागों में बांटा गया है। किस किस में? एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप तो मुक्त क्षेत्र। और अगर हम बात करें कि भाई जो राजस्थान बांगर है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 4-5 भागों में बांटा गया है, जैसे लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी बेसिन और घग्गर बेसिन, इन भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें उसके बाद में कि भाई नागौर बेसिन को कितना भागों में बांटा गया है, तो नागौर बेसिन को 3 भागों में बांटा गया है। एक मकराना श्रेणी, एक जायल श्रेणी और एक मांगलोज श्रेणी में बांटा गया है। तो आज की क्लास में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आपके जितने भी मित्र हैं उन तक पहुंचाएं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? मरुस्थलीय, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। आज हम बात करेंगे भाई मरुस्थल के विभाजन की। किसकी बात करने वाले हैं? मरुस्थल के विभाजन की। मरुस्थल का विभाजन, मरुस्थल का विभाजन कितने भागों में किया हुआ है? 2 भागों में किया हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब वो 2 भाग कौन से हैं वो देखो। मरुस्थल का विभाजन, पहला भाग कौन सा है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। अगर हम दूसरे भाग की बात करें कि दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग है राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश, या अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 2 भागों में बांटा गया है। वह 2 भाग कौन से हैं देखो। एक तो है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मतलब जहां पर क्या कोई भी बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, मतलब जहां पर बालू का स्तूप पाया जाता है। यह कितने प्रतिशत भाग में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? तो पाया जाता है 41.5% भाग पर क्या पाया जाता है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मतलब जहां पर क्या नहीं पाया जाता? मरुस्थल नहीं पाया जाता, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार की रेत नहीं है साथियों। अगर हम बालू का स्तूप युक्त की बात करें तो ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? यह 58.5% भाग पर फैला हुआ। अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान बांगर में को कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान बांगर को बांटा गया है 4 भागों में। देखो वो 4 भाग कौन से हैं? देखो सबसे पहले किस में बांटा हुआ है? घग्गर बेसिन में। किस में? घग्गर बेसिन। दूसरा बांटा हुआ है शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा रह गया है घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन, बेसिन। अब देखो कि अगर हम बात करें कि भाई इनमें से इनको कितने कितने भागों में बांटा हुआ है, तो नागौर उच्च भूमि को बांटा हुआ है 4 श्रेणी में। कितने श्रेणी में बांटा हुआ है? इसको 4 श्रेणी में बांटा हुआ। देखो इन चारों श्रेणियों की अलग अलग विशेषता भी है। देखो पहली अगर हम बात करें तो पहली श्रेणी कौन सी है? मकराना श्रेणी, मकराना
श्रेणी, दूसरी है जायल श्रेणी, जायल श्रेणी, और तीसरी है मांगलोद श्रेणी। तीसरी क्या है? मांगलोद, मांगलोद श्रेणी। क्या है? मांगलोद श्रेणी। ये तीन श्रेणियों में इसको क्या करा हुआ है? विभाजित करा हुआ है। किसको? नागौर उच्च भूमि को। अगर हम बात करें कि भाई जो मकराना श्रेणी है ये कहां पर है? मकराना श्रेणी पूर्णतः नागौर में स्थित है। कहां पर है? पूर्णतः नागौर में स्थित है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पे सफेद मार्बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सफेद मार्बल। किस जगह पे पाया जाता है सफेद मार्बल? यह पाया जाता है मकराना श्रेणी में। अगर हम बात करें कि भाई जो जायल श्रेणी है, जायल श्रेणी के अंदर ये कहां से कहां तक है? ये नागौर से लेकर अजमेर के मध्य फैली हुई है। कहां पर? नागौर से अजमेर के मध्य, अजमेर के मध्य। यहां पर क्या पाया जाता है? यहाँ पे फ्लोराइड का जमाव है। किसका? फ्लोराइड का, फ्लोराइड का जमाव। इस कारण से फ्लोराइड के जमाव से इसे क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी या बाका पट्टी। क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी, पट्टी या बाका पट्टी, बाका पट्टी। अब देखो, अगर हम मांगलोर श्रेणी की बात करें तो मांगलोर श्रेणी कहां से कहां तक है? ये नागौर से बीकानेर के मध्य है। किन के मध्य फैली हुई है? नागौर से बीकानेर, बीकानेर के मध्य फैली है। कौन सी श्रेणी फैली हुई है? मांगलोर श्रेणी कहां से? नागौर से बीकानेर के मध्य फैली हुई है। एक बार देखो, मरुस्थल का विभाजन हम कितने भागों में करते हैं? देखो, मरुस्थल का विभाजन हम दो भागों में करते हैं कि भाई पहला पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। कौन सा है? पहला पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश। अब देखो कि भाई अगर हम पश्चिमी शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांट सकते हैं? एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जो कि कितने कितने प्रतिशत है? यह है 41.5% तो है मुक्त क्षेत्र, 58.5% क्या है? युक्त क्षेत्र। मतलब जहां पर रेगिस्तान पाया जाता है वो तो क्या है? युक्त क्षेत्र, और जहां पर रेगिस्तान नहीं पाया जाता वो क्या है? मुक्त क्षेत्र। अगर हम राजस्थान बांगर की बात करें तो ये क्या है कि भाई ये घग्गर बेसिन पाई जाती है यहाँ पे, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। अगर हम यहाँ पर के भी नागौर उच्च भूमि कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 श्रेणी में। यहाँ पे मकराना श्रेणी जो कि पूर्णतः नागौर में है, ये सफेद मार्बल पाया जाता है यहाँ पे। दूसरे हम जायल श्रेणी की बात करें तो जायल श्रेणी कहां पर है? कि भाई नागौर से अजमेर के मध्य है। यहाँ पर क्या है? फ्लोराइड के जमाव है, जहां पर जिस वजह से यहाँ पर अगर अजमेर और नागौर के मध्य एक बेल्ट है जहां पर फ्लोराइड का बहुत ज्यादा मात्रा में जमाव है। अगर यहाँ पर इस पानी को अगर लोग पीते हैं तो उनके दांत कैसे पड़ जाते हैं? पीले दांत हो जाते हैं, और उनकी जो पीठ होती है उसमें कुबड़ापन नजर आने लगता है। मतलब वो झुक जाते हैं और उनकी पीठ में क्या होता है? कुबड़पन निकल जाता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। और मांगलो श्रेणी कहां पर है? ये नागौर से बीकानेर के मध्य फैली हुई है। लिख लो एक बार इनको जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया? जल्दी लिख लो। लिख लिया? अब जो ये मांगलोर श्रेणी है ना, यहाँ पर एक खनिज का उत्पादन होता है और उसका नाम क्या है? जिप्सम का। किसका? जिप्सम। जिप्सम यहाँ पर निकलता है। कहां पर? मांगलोर श्रेणी में। अब देखो, लिख लिया होगा आपने। इसके बाद में हम बात करेंगे बालू का स्तूप के बारे में, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के बारे में। फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे मरुस्थल के प्रकार कौन से हैं। फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर अग्रसर होने वाले हैं। लिखो जल्दी, इसको एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। याद कर लिया?
अब देखो, जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है वहां पर क्या पाया जाता है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। कितने प्रतिशत है, 41.5% है। और क्या पाया जाता है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पाया जाता है, ये कितने प्रतिशत है, 58.5% है। अगर हम राजस्थान, बांगर और अर्ध शुष्क की बात करें तो यहाँ इनको कितने भागों में बांटा हुआ है, 4 भागों में। एक तो गग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। अगर हम बात करें कि भाई नागौर उच्च भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक तो है मकराना श्रेणी, एक है जायल श्रेणी और एक है मांगलोर श्रेणी। देखो, मकराना श्रेणी कहां पर स्थित है, ये पूर्णतः नागौर में, मतलब नागौर जिले में ही है। यहाँ पर, यहाँ से क्या निकलता है, सफेद मार्बल। अगर हम जायल श्रेणी की बात करें तो ये नागौर व अजमेर के मध्य स्थित है। यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड के जमाव है, जो इसे क्या कहते हैं, बागका पट्टी, कुबड़ पट्टी या हॉर्स बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और क्या, बांग्लोर श्रेणी, मांगलोर श्रेणी कहां से कहां तक है, नागौर से बीकानेर के मध्य फैली हुई है। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से जिप्सम निकलता है। लिख लिया होगा। अब देखो आगे, देखो हेडिंग डालो अब, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र, क्षेत्र। अब देखो, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 41.5% भाग में फैला हुआ है। ये कहते किसे हैं, देखो यह है त्रिभुज की आकृति में, त्रिभुज की आकृति में जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के पोखरण, पोखरण व जोधपुर, जोधपुर के फलोदी। ध्यान रखना, फलोदी नया जिला बन गया है, तो ऑप्शन में जो आपको मिले वही करना है। जैसलमेर, जोधपुर के फलोदी व बाड़मेर, बाड़मेर के बालोतरा। ध्यान रखना, बालोतरा भी नया जिला बन गया है। बालोतरा, लोतरा के मध्य, के मध्य, के मध्य फैला हुआ है, फैला हुआ है। अब देखो ये क्या है, ये चट्टानी, चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल है। मतलब यहाँ पर क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। और क्या नहीं पाई जाता है, यहाँ पर रेत नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, यहाँ पे रेत नहीं पाई जाती। और जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसे क्या कहते हैं, हम हम्मादा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्मादा, हम्मादा, हम्मादा। हम्मादा क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। अब देखो ये हम्मादा क्या है, यह हम्मादा कहां पर फैला हुआ है, देखो ये भी यहाँ पर वापस ये की यही लाइन आएगी। देखो यह है जैसलमेर, जैसलमेर जैसलमेर के पोखरण, पोखरण व जोधपुर के फलोदी, जोधपुर के फलोदी, फलोदी व बाड़मेर, बाड़मेर के बालोतरा, बालोतरा में फैला, में फैला चट्टानी, चट्टा
ने मरुस्थल मरुस्थल का एक प्रकार है। क्या है? चट्टानी मरुस्थल का एक प्रकार है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। अब देखो बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 41.5% है। यह त्रिभुज की आकृति में, मतलब एक ये त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार। मतलब अगर हम बात करेंगे भाई त्रिभुजाकार कैसा है, देखो ये इस प्रकार से फैला हुआ है। देखो अब ये इस प्रकार में कैसे है कि भाई ये तो हो गया पोखरण, पोखरण, ये हो गया बालोतरा और ये हो गया फलोदी। फलोदी ये इनके मध्य क्या हुआ है? फैला हुआ है। ये ऐसा पथरीला भाग है। ठीक है, तो आपको ये ऐसा बना लेना है ताकि आपको दिमाग में ऐसे फिट रहे। लिख लिया आपने? एक बार जल्दी से लिख दो। हमादा किसे कहते हैं? कि भाई जो जैसलमेर के पोखरण में, जोधपुर के फलोदी वे, और हम बाड़मेर के बालोतरा में फैला हुआ क्या है? चट्टानी भाग है, जिसे क्या कहते हैं? हम हमादा कहते हैं। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? जल्दी से लिखो। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए साथियों, क्योंकि बार बार एग्जाम में, पता है अभी जो एग्जाम गया था उसमें क्या पूछा था? एग्जाम में ये पूछा था, जो अभी सीटी के एग्जाम के अंदर, कि भाई जो सीज है, सीज, ये सीज क्या होती है? ये कहां पर फैली हुई है? देखो सीज मतलब सोलर, सोलर, इसका मतलब एनर्जी, एनर्जी, एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज जोन, ये कहां पर फैला हुआ है? ये कहां पर फैला हुआ? किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था? अभी सीईटी के अंदर पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। तो सीईटी जो ये सीज कहां पर फैला हुआ है? कि ये पोखरण, जोधपुर के फलोदी, बाड़मेर के बालोतरा के अंदर फैला हुआ है ये सेज, ध्यान रखना। और ये हमादा भी कहां पाया जाता है? पोखरण और फलोदी और बालोतरा के मध्य पाया जाता है। अगर हम बात करें बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र भी कहां पाया जाता है? यहीं पे पाया जाता है। आप देख लो कि भाई हमने एक चीज से कितने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिया। अभी देखो हम आपको क्वेश्चन बना के भी बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन भी उतारने हैं कि भाई आरएस प्री में कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिया होगा अब तो। अब हम इसके क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं कि भाई इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक बार देखो कि भाई किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से, निम्न में से बालू का, बालू का मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र में नहीं आने वाला, नहीं आने वाला क्षेत्र, आने वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? अब देखो ऑप्शन ए आपको क्या दिया? ए के अंदर पोखरण, पोखरण, बी में, बी में दिया आपको फलोदी, फलोदी, और सी में दिया आपको बालोतरा, बालोतरा, और डी में आपको दे दिया जायल,
जायल। अब देखो, अगर आपसे ऐसे पूछ ले सीधे कि निम्न में से कौन सा बालू का मुक्त क्षेत्र में नहीं आने वाला क्षेत्र है, तो आपको सीधा क्या करना है, जायल करना है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ ले अब आपको, अब देखो, अब और कैसे पूछ ले, देखो ऑप्शन ए बी सी, अब देखो दो में बी सी डी, अब देखो तीन में डी और बी, और देखो और चार में डी और ए। अब देखो, अब आपको ध्यान रखना है कि भाई ये क्वेश्चन आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। क्या भाई बी सी डी क्या फलोदी बालोतरा और जायल में पाया जाता है क्या? पर आपको पता होगा कि देखो फलोदी और बालोतरा में तो पाया जाता है लेकिन जायल में नहीं पाया जाता। तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन कट गया। फिर देखो कि भाई डी और बी, डी कौन सा है कि भाई जायल, और बी कौन सा है फलोदी। देखो फलोदी में पाया जाता है लेकिन जायल में नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अगर हम बात करें कि भाई डी कि भाई जायल और ए क्या है, पोखरण के, भाई पोखरण में तो पाया जाता है लेकिन जायल में नहीं पाया जाता, ये कट गया। तो फिर आपके सामने ऑप्शन क्या है, ए बी सी, मतलब पोखरण में पाया जाता है, फलोदी में पाया जाता है और बालोतरा में भी पाया जाता है। तो अगर आपको ये तीनों चीजें पता हो गई तो आपको इसमें पता चल जाएगा। अगर हम बात करें कि भाई इस क्वेश्चन के आधार पर अगर हम ये रखते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर हम यहाँ से ए हटा देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए ये 4 नंबर आ जाएगा, क्योंकि डी क्या है इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, फलोदी आ रहा है, इसके अंदर भी ये दो बी और सी आ रहा है, बालोतरा और फलोदी आ रहा है, और इसमें तीनों ही आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जायल नहीं आ जाएगा, क्योंकि जायल इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। ये देखो इस प्रकार से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें, देखो एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं कि भाई हमादा क्या है। अगर आपको जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर दोगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। देखो दूसरा, अगर हम बात करें कि भाई हमादा क्या है, हमादा, हमादा क्या है। अब देखो, अब आपके सामने ये चीज आई तो अब आपके सामने ऑप्शन कैसे मिल गए, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, नाम, दूसरा देखो बी चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। अगर सी के बात करें हम कि एक ओढ़नी का प्रकार, ओढ़नी का प्रकार। अगर हम डी की बात करें तो हम लिखे मरुस्थल में पाई जाने वाली घास, मरुस्थल में पाई जाने वाली घास, जाने वाली घास। देखो अब आपको पता चलेगा कि हमादा क्या है, क्या किसी व्यक्ति का नाम है क्या, क्या नहीं। आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल नहीं करते। क्या किसी ओढ़नी का प्रकार का नाम है क्या, हमादा नहीं। क्या मरुस्थल में पाई जाने वाली किसी घास का नाम है क्या, नहीं। तो हमादा है क्या, हमादा है एक चट्टानी मरुस्थल, मतलब एक मरुस्थल का क्या है प्रकार, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर क्या पाई जाती है, चट्टाने पाई जाती है। इस प्रकार से, मतलब अगर चारों ओर रेत है और एक बीच में एक ऐसा क्षेत्र मिल जाता है जहां पर क्या पाई जाती है, चट्टाने पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चट्टाने। अगर वहां पर चट्टाने पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। क्या कहते हैं, बालू का स्तूप, स्तूप मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र। जो हमारे राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर है, 41.5% भाग पे फैला हुआ है। तो एक बार ये क्वेश्चन भी लिख लो, आप लिखो, लिख लिया होगा। अब देखो हम बात करते हैं मरुस्थल के प्रकारों की। ठीक है, कि मरुस्थल कितने प्रकार का है। इसके बाद हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की बात करेंगे, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, मरुस्थल के प्रकार की, कि राजस्थान में कितने प्रकार के मरुस्थल है। मरुस्थल, मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार। अब देखो मरुस्थल का पहला प्रकार कौन सा है, अगर हम बात करें तो पहला है हम्मादा, हम्मादा।
दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा है, रेग, क्या है, रेग। और तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है, अर्ग, अर्ग, या इसको क्या कहते हैं, ईर्ग, क्या कहते हैं, ईर्ग। अब देखो हम्मादा किस प्रकार का मरुस्थल है, कि यह चट्टानी मरुस्थल है, क्या है, चट्टानी, चट्टानी मरुस्थल। वही अगर हम बात करें कि रेग कैसा है, कि रेग है पथरीला मरुस्थल, कैसा है, पथरीला, पथरीला मरुस्थल, मरुस्थल जहां पे क्या पाए जाते हैं, देखो कंकड़, कंकड़, पत्थर, पत्थर, ये सारी चीजें क्या वहां पर पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम रेग कहते हैं। और अर्ग या ईर्ग किसे कहते हैं, जहां पर पूर्णतः क्या पाई जाती हो, पूर्णतः रेत पाई जाती हो, क्या पाई जाती हो, पूर्णतः रेत पाई जाती, रेत पाई जाती हो। लिखो, देखो मरुस्थल के प्रकार में हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो हम्मादा, हम्मादा क्या एक चट्टानी मरुस्थल है। उसके बाद में रेग, रेग क्या है, पथरीला मरुस्थल है जहां पर क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह पाए जाते हैं। अर्ग की बात करें, ईर्ग की, तो ये क्या है, पूर्णतः रेत पाई जाती है यहाँ पर, मतलब पूरी तरीके से जहां पर मिट्टी ही मिट्टी हो, जहां पर रेत के धोरे ही धोरे हो, मतलब और किसी प्रकार की कोई भी चीज नहीं हो, तो वहां पर उसे क्या कहते हैं, अर्ग या ईर्ग कहते हैं, अर्ग कहते हैं। अगर हम बात करें जहां पर पत्थर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो पत्थर या कंकड़ पाए जाते हैं, मतलब है इस प्रकार से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेग, क्या कहते हैं, रेग। अगर हम बात करें कि जहां पर चट्टानें पाई जाती है, किस प्रकार की, भाई गोल आकृति की चट्टानें या किसी भी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम्मादा, क्या कहते हैं, हम्मादा। और हमने अभी बात करा था कि हम्मादा कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फलोदी और बाड़मेर के बालोतरा में पाया जाता है। लिखो जल्दी से इनको। लिख लिया, ठीक है। ये हो गए अपने मरुस्थल के प्रकार। अब हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में, कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये कार्य क्या करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अक्षय, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा पावर, पावर निगम, निगम लिमिटेड के बारे में, लिमिटेड। अब देखो, अब इसकी बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो अगस्त 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2002 में। कब हुई थी, अगस्त 2002 में हुई थी, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, सबसे पहले हम और बात करें कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है। अगर हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसका, कि भाई जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, एनर्जी व नवीन करणीय ऊर्जा, नवीन, नवीन करणीय, करणीय, जिसमें क्या क्या आते हैं, देखो सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोमास, और हम बात करें तो और ये सारी चीजें इसमें आती, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। और क्या है इसका उद्देश्य,
कि भाई हमादा क्षेत्र में, हमादा क्षेत्र में सेज की स्थापना करना, की स्थापना करना। सेज के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? देखो, पोखरण, फलोदी और बालोतरा। और इसको क्या कहते हैं? REECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जल्दी से लिखो इसको एक बार। लिख लिया? इसके अंदर और भी क्या आ जाएगा? गैर परंपरागत स्रोत। भाई गैर परंपरागत जितने भी स्रोत है ना वो आ जाएंगे, गैर परंपरागत स्रोत, ये भी ऐड कर लेना। गैर परंपरागत स्रोत व नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, हमादा क्षेत्र में सेज की स्थापना करना। अब देखो कि भाई REECL की फुल फॉर्म क्या है और SEEG की फुल फॉर्म क्या है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अक्षय ऊर्जा पावर निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में। अगर हम इसका उद्देश्य की बात करें तो भाई देखो, गैर परंपरागत स्रोत वे नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, हमादा क्षेत्र में सीज की स्थापना करना, पोखरण, फलोदी और बालोतरा में। ठीक है, अब देखो कि भाई इनकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे REECL की और SEE सेज की। इन दोनों की बात करें तो इसका क्या है? देखो, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तो हो गई REECL की। अगर हम बात करें इसकी तो इसकी है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। लिखो जल्दी से, अक्षय ऊर्जा पावर निगम लिमिटेड। ये दो परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, लिख लिया होगा। तो साथियों, आज की क्लास हम बस इतना ही करेंगे। हम आगे बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल की क्लास में हम इससे आगे के विषय के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। जय हिंद।